तो हेलो एवरीवन। जैसे गुरुकुल के सभी मेंबर वासियों की तरफ से आप सभी को जोहार अभिनंदन व्यक्त करती है। तो आज से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं पेपर 3 का प्रैक्टिस सेट नंबर। तो जो कि ये प्रैक्टिस सेट नंबर आप लोग का पहला प्रैक्टिस सेट है और जो एग्जामिनेशन आप लोग के पहले कंडक्ट करवाए गए हैं उन्हीं एग्जामिनेशन को बेस में देखते हुए इन प्रैक्टिस सेट के तहत आप लोग का प्रश्नों का यहाँ पे लिया गया है। सो चलिए फाइनली सेशन को हम लोग प्रारंभ करते हैं। पहला प्रश्न की बात करते हैं। झारखंड का शाब्दिक अर्थ है। झारखंड का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? वन प्रदेश, मैदानी प्रदेश, सागरीय प्रदेश या फिर इनमें से कोई नहीं। तो झारखंड का शाब्दिक अर्थ की बात करते हैं। झारखंड का शाब्दिक अर्थ होता है वन प्रदेश। अगला प्रश्न है, झारखंड भारत के किस भाग में स्थित है? झारखंड भारत के किस भाग में स्थित है? उत्तर पूर्व, दक्षिण पश्चिम, उत्तर पश्चिम या फिर दक्षिण पूर्व में? तो झारखंड की अवस्थिति बात करते हैं भारत के रेस्पेक्ट में तो उत्तर पूर्व दिशा में स्थित है। अगला प्रश्न है, झारखंड के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? कौन से कथन सत्य है? चलिए देखते हैं। पहला कथन, जो कि यहाँ पुरातात्विक उत्खनन से पूर्व मध्य एवं उत्तरी पाषाणकालीन पत्थर के औजार एवं उपकरण मिले हैं, बिल्कुल सही कथन है। झारखंड में आदि मानव निवास करते थे, ये भी बिल्कुल सही कथन है। अगला स्टेटमेंट बात करते हैं तो झारखंड में सबसे पुराने अवशेष पूर्व पुरा पाषाण काल के मिले हैं, तो ये भी बिल्कुल सही स्टेटमेंट है, यानी कि उपरोक्त सभी इस प्रश्न का सही आंसर। अगला प्रश्न है, झारखंड में राज्य निर्माण की प्रक्रिया सर्वप्रथम किस जनजाति के लोगों ने शुरू किया? झारखंड में राज्य निर्माण की प्रक्रिया सर्वप्रथम किस जनजाति के लोगों ने शुरू किया? तो सर्वप्रथम ये जो शुरुआत की गई वो संथाल लोगों के द्वारा। यहाँ पे आप लोग ये प्रश्न देख सकते हैं कि जनसंख्या की दृष्टि से सर्वाधिक जो जनजाति झारखंड में निवास करती है वो संथाल पहले नंबर पे, दूसरे नंबर पे उरांव, तीसरे नंबर पे मुंडा और चौथे नंबर पे हो जनजाति है। ये जनसंख्या की दृष्टि से। प्रतिशत के दृष्टिकोण से यदि हम लोग देखते हैं तो 31.86% इतनी जनसंख्या जो कि संथाल जनजाति निवास करती है। दूसरे नंबर पे जो उरांव है ये 19.86% जनसंख्या निवास करती है। मुंडा का प्रतिशत बात करते हैं तो 14.21%। वहीं हम लोग हो का बात करते हैं तो 10.73%। इतनी जनजाति है जो कि वो झारखंड में निवास करती है। अगला प्रश्न है, ऋग्वैदिक काल में झारखंड को किस नाम से जाना जाता था? किकट प्रदेश, पुंडरीक देश, वन प्रदेश या फिर इनमें से कोई नहीं। तो ऋग्वैदिक काल में झारखंड को किस नाम से जाना जाता है? ऋग्वैदिक काल में किकट के नाम से जाना जाता है। पुंडरीक देश की यदि हम लोग बात करते हैं तो महाभारत में झारखंड को पुंडरीक देश से संबोधित किया गया है। पुंडरीक देश के साथ साथ अर्कखंड और कर्कखंड इन सभी नामों से भी महाभारत में झारखंड को संबोधित किया गया है। अगला प्रश्न है, महाभारत काल में झारखंड किस बृहद्रवंशी सम्राट के अधिकार क्षेत्र में था? जरासंध, बिंबिसार, अजातशत्रु इनमें से कोई नहीं। तो वो जो सम्राट अधिकार थे वो थे जरासंध। अगला प्रश्न है, झारखंड के संदर्भ में बौद्ध धर्म से संबंधित कौन सा कथन सत्य है? स्टेटमेंट जो कि राइट बोला गया है। तो यहाँ पे स्टेटमेंट की बात करते हैं। पहला स्टेटमेंट है, गौतम बुद्ध का धर्म प्रचार क्षेत्र था, बिल्कुल सही बात है। वर्तमान धनबाद जिला बौद्ध धर्म का एक महत्वपूर्ण केंद्र था, ये भी बिल्कुल सही बात है। धनबाद के दालमी और बुद्धपुर में अभी भी अनेक बौद्ध स्मारक बचे हुए हैं, ये भी बिल्कुल यहाँ पे सही कथन है, यानी कि उपरोक्त सभी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। सोनपुरा रियासत किस जिले में अवस्थित है? पलामू, रांची, धनबाद या फिर हजारीबाग? तो सोनपुरा रियासत किस जिले में अवस्थित थी? तो ये पलामू जिले में अवस्थित थी। किस जिले में? पलामू जिले में। अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। निम्न में से किस वेद में झारखंड को किकट नाम देश अनारी विशेष से संबोधित किया गया है? ऑप्शन है ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद या फिर अथर्ववेद। तो किस वेद में किकट नाम से संबोधित किया गया है झारखंड को? ऋग्वेद में। अथर्ववेद में यदि हम लोग बात करते हैं तो वरात्य प्रदेश, किस नाम से? वरात्य प्रदेश के नाम से अथर्ववेद में संबोधित किया गया है झारखंड को। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। चाणक्य ने अपनी प्रसिद्ध रचना अर्थशास्त्र में झारखंड को किस नाम से संबोधित किया है? चाणक्य की जो अपनी प्रसिद्ध रचना है अर्थशास्त्र, इस अर्थशास्त्र में झारखंड को किस नाम से संबोधित किया गया है? झारखंड को इस अर्थशास्त्र में कुकुट देश के नाम से संबोधित किया गया है।
बात करते हैं पुंडरीक देश के नाम से, तो पुंडरीक देश के नाम से महाभारत में अर्कखंड, कर्कखंड और पुंडरीक देश, इन सभी नामों से महाभारत में संबोधित किया गया है। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस स्थल से पाल शासक महेंद्र पाल के शिलालेख मिले हैं? दूधपानी, इटखोरी, पांडु या फिर बेनी सागर? तो इटखोरी से मिले हैं। कहाँ से मिले हैं? पाल शासक महेंद्र पाल के जो शिलालेख है वो इटखोरी से प्राप्त हुए हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस शासक ने 1206 ईस्वी में नदिया बंगाल पर आक्रमण झारखंड से होकर किया था? मोहम्मद गोरी, कुतुबुद्दीन ऐबक, बलबन या फिर बख्तियार खिलजी? तो किनके द्वारा आक्रमण किया गया था? बख्तियार खिलजी के द्वारा। अगला प्रश्न है, मुगल काल में झारखंड को किस नाम से जाना गया था? पशुभूमि, पुंडरीक देश, खुटकट्टी या फिर खोखरा? तो मुगल काल में झारखंड को किस नाम से जाना जाता है? मुगल काल में झारखंड को खोखरा नाम से संबोधित किया गया है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? इस प्रकार कथन से रिलेटेड आप लोग के एग्जामिनेशन में प्रश्न देखे जा रहे हैं जो कि सत्य और कथन, और ये जब आप लोग डीप लेवल में जब आप लोग पढ़े रहेंगे किसी भी पुस्तक को, वहाँ पे जो टॉपिक है, तभी इस प्रकार से रिलेटेड आप लोग प्रश्नों को सही टैकल कर सकते हैं। अन्यथा सिर्फ आप ऊपर ऊपर पढ़े होंगे तो इस प्रकार के सत्य असत्य कथन को आप लोग स्किप ही कर दीजिएगा, वही आप लोग के लिए बेहतर रहेगा। तो असत्य कथन की बात कही गई है, वीरभूम, दुमका, जामताड़ा, देवघर आदि जिलों के कई स्थानों का नाम चैतन्य चरितमृत में है। बिल्कुल सही कथन है ये। अगला कथन देखते हैं, चैतन्य महाप्रभु फतेहपुर प्रखंड में आसना सारठ प्रखंड के चित्रा तथा देवघर जिले के कैरोग्राम में पधारे थे। ये भी बिल्कुल यहाँ पे हमारा सही कथन हो जाता है। अगला है, मानभूम हजारीबाग सिंहभूम के कई स्थानों के नाम भी चैतन्य चरितमृत में आया है। ये भी यहाँ पे हमारा सही कथन हो जाता है। बट यहाँ पे हम लोग ऑप्शन नंबर डी की बात करते हैं। अगला प्रश्न है, तुजुक ए जहांगीर के अनुसार जहांगीर ने किस वर्ष बिहार झारखंड के सूबेदार इब्राहिम खां को? प्रश्न क्या है, तुजुक ए जहांगीर के अनुसार जहांगीर ने किस वर्ष बिहार झारखंड के सूबेदार इब्राहिम खां को खोखरा विजय के लिए भेजा? तो किस वर्ष भेजे गए थे? 1615-16 ईस्वी में। अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं, औरंगजेब की मृत्यु के बाद स्वतंत्र हुए खोखरा प्रदेश को किस गवर्नर ने पूरा मुगल शासन के अधीनस्थ किया? ऑप्शन है दाऊद खां, सरबुलंद खां, अब्दुल्ला खां या फिर इनमें से कोई नहीं। तो प्रश्न का सही आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर ए, सरबुलंद खां। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सी झारखंड की चित्रकला शैली है? मधुबनी, तंजौर, कालीघाट या फिर जादू पेटिया? तो चित्रकला जो कि जादू पेटिया ये झारखंड से संबंधित रखता है और झारखंड से भी संथाल जनजाति से। मधुबनी ये आप लोग का बिहार का पेंटिंग है। अगला प्रश्न है, सर्वप्रथम कितने जिले में और कब से राष्ट्रीय रोजगार कार्यक्रम शुरू किया गया था? तो सर्वप्रथम झारखंड में बात करते हैं 20 जिलों में, और इसका शुरुआत किया गया था 2 फरवरी 2006 ईस्वी में। नेक्स्ट प्रश्न है, झारखंड में अंग्रेजों का आगमन सर्वप्रथम किस क्षेत्र में हुआ? झारखंड में अंग्रेजों का आगमन सर्वप्रथम किस क्षेत्र में हुआ? सिंहभूम क्षेत्र, पलामू क्षेत्र, हजारीबाग क्षेत्र या फिर संथाल परगना क्षेत्र में? तो अंग्रेजों का सर्वप्रथम जो आगमन है वो सिंहभूम क्षेत्र में हुआ था। अगला प्रश्न है, झारखंड क्षेत्र में पहला नागरिक प्रशासक कौन था? झारखंड क्षेत्र में पहला नागरिक प्रशासक कौन था? तो वो थे चैपमैन, कहने का तात्पर्य चैपलिन और हिटले। अगला प्रश्न है, छोटा नागपुर का पठार किसका भाग है? प्रायद्वीपीय पठार का, गंगा के मैदान का, हिमालय की तराई का, इनमें से कोई नहीं। तो छोटा नागपुर का जो पठार है ये प्रायद्वीपीय पठार का एक भाग है। अगला प्रश्न है, धाल विद्रोह का प्रारंभ कब हुआ था? धाल विद्रोह का प्रारंभ कब हुआ था? 1767 ईस्वी, 1768 ईस्वी, 1769 ईस्वी या फिर 1770 ईस्वी? ढाल विद्रोह का ये शुरुआत है वो 1767 ईस्वी में। फाइनली ये आप लोग का 10 वर्षों तक चला था, जो कि 1777 ईस्वी तक ये चला था। जगन्नाथ ढाल इसके प्रमुख नेतृत्व करता थे। अगला प्रश्न है, निम्न में से कहाँ के भूमिजों को चुवाड़ कहा जाता था? पलामू, संथाल परगना, जंगल महाल या फिर इनमें से कोई नहीं। तो चुवाड़ भूमिजों को कहा जाता था जंगल महाल के चुवाड़ को। अगला प्रश्न है, झारखंड का प्रथम जनजातीय विद्रोह कौन सा था? पहाड़िया विद्रोह, मुंडा विद्रोह, संथाल विद्रोह या फिर तिलका विद्रोह? तो झारखंड का जो पहला जनजातीय विद्रोह बात करते हैं वो कौन सा विद्रोह था? पहाड़िया विद्रोह।
सभी विद्रोह का यहाँ पे डेट यदि बात करते हैं तो पहाड़िया जो विद्रोह है ये 1772 ईस्वी की घटना है। मुंडा विद्रोह 1895 से 19 तक ये चला। संथाल विद्रोह 1855-56 ईस्वी की घटना है। और तिलका विद्रोह जो है, तिलका आंदोलन, ये 1783-84 की आप लोग का घटना है। तो इस प्रकार आप लोग के विद्रोह से रिलेटेड ईस्वी भी डेट भी आप लोग को याद करते हुए चलना है। अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। तमाड़ विद्रोह कब हुआ था? कौन सा विद्रोह? तमाड़ विद्रोह। तो तमाड़ विद्रोह किस वर्ष हुआ था? ये आप लोग का 1782 ईस्वी में। कब? 1782 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, झारखंड राज्य में मुख्यमंत्री कन्यादान योजना किस वर्ष प्रारंभ की गई थी? मुख्यमंत्री कन्यादान योजना ये काफ़ी आप लोग का प्रश्न है। 2003 ईस्वी में, 2002 ईस्वी में, 2004 ईस्वी में, 2005 ईस्वी में, जो कि बार बार आप लोग के एग्जामिनेशन में देखने को मिलता है। ये आप लोग का 2004 ईस्वी में प्रारंभ किया गया था। झारखंड राज्य के गठन के बाद 4 नए जिले बनाए गए थे। तो झारखंड राज्य गठन के बाद 4 नए जिलों का गठन का यदि हम लोग बात करते हैं, जो कि हम लोग यहाँ पे देख पा रहे हैं ऑप्शन नंबर डी में, लातेहार, सिमडेगा, जामताड़ा और सरायकेला खरसावां, ये 4 जिलों का गठन है जो कि वो झारखंड राज्य गठन के बाद यहाँ पे आप लोगों को बनाया गया था। और 2 जिले हैं जो कि रामगढ़ और खूंटी, टोटल यानी कि 6 जिलों का गठन झारखंड राज्य गठन के बाद किया गया। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा एक लोक नृत्य झारखंड का नहीं है? पाइका, घूमर, छऊ या फिर नटुआ? तो लोक नृत्य की बात करते हैं घूमर। घूमर ये झारखंड का नहीं है, ये आप लोग का राजस्थान का है। अगला प्रश्न है, झारखंड बनते समय राज्य में कितने जिले थी? झारखंड राज्य निर्माण के गठन के समय झारखंड में जिलों की संख्या कितनी थी? तो 18 थी। वर्तमान में इसकी संख्या कितनी है? वर्तमान में 24 इसकी संख्या है। देखिए, कुछ डाटा फैक्चुअल प्रश्न पूछे जाते हैं कि झारखंड राज्य गठन के समय संख्या कितनी थी और वर्तमान में इसकी बढ़ी हुई संख्या कितनी है। सबसे पहले जिला के रिगार्डिंग पूछा जाता है कि जब झारखंड राज्य का गठन हो रहा था उस समय जिलों की संख्या थी वो 18 थी। वर्तमान समय में जिलों की जो संख्या है वो 24 है। झारखंड राज्य गठन के समय झारखंड में कुल प्रखंड की संख्या 212 थी, बट ये वर्तमान समय में बढ़कर के इसकी संख्या हो गई है 264। प्रमंडल की समय झारखंड राज्य गठन के समय 4 प्रमंडल थे। वर्तमान में प्रमंडलों की संख्या 5 प्रमंडल हो गई। नवीनतम प्रमंडल आप लोग का कोल्हान प्रमंडल है। झारखंड राज्य गठन के समय अनुमंडल की कुल संख्या झारखंड में 33 थी, जो कि अभी बढ़ करके रिसेंट में झारखंड में कुल अनुमंडलों की संख्या जो कि 45 हो गई है। तो ये डाटा रिलेटेड आप लोग के 4 कम से कम याद रखने, जिलों की संख्या, प्रखंड की संख्या, प्रमंडल की संख्या और अनुमंडल की संख्या झारखंड राज्य गठन के समय कितनी थी और वर्तमान इस रिसेंट समय में इसकी संख्या कितनी है। अगला प्रश्न है, झारखंड में कितने जनजाति समूह हैं? यदि देखिए इस प्रकार का ऑप्शन यदि आप लोग को देखने को मिलता है, जहाँ पे यदि 33 शामिल नहीं रहता है तो उस केस में अभी आप लोग को 32 को ही टिक आउट करना है। बट अभी झारखंड में रिसेंट में बात करते हैं 33वीं जनजाति के तौर पर पुरान जनजाति को यहाँ पे प्रस्तावित किया गया है। अगला प्रश्न है, समान अध्ययन से प्रश्न को अब हम लोग यहाँ पे प्रारंभ हो गए हैं, तो चलिए इसके प्रश्न को देखते हैं। जिसका पहला प्रश्न है, हरित क्रांति शब्द के प्रतिपादक कौन हैं? हरित क्रांति शब्द के प्रतिपादक कौन हैं? यहाँ पे प्रश्न को थोड़ा आप लोग गौर से पढ़ने का प्रयास कीजिएगा। शब्द का प्रतिपादक ना कि जनक पूछा गया है, तो प्रतिपादक की बात करते हैं तो वो कौन है? विलियम गार्ड। यदि प्रश्न यहीं पे इस प्रकार पूछा जाता कि विश्व में हरित क्रांति के जनक के रूप में कौन जाने जाते हैं, तो नॉर्मन बोरलॉग, और भारत में हरित क्रांति के जनक के रूप में एम एस स्वामीनाथन को जाना जाता है। वर्गीज क्रियाज ये आप लोग के श्वेत क्रांति के जनक जो कि दूध उत्पादन से ये संबंधित रखती हैं। अगला प्रश्न है, विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? 7 अप्रैल, 7 अक्टूबर, 7 मार्च या फिर 8 अप्रैल? तो विश्व स्वास्थ्य दिवस ये आप लोग का 7 अप्रैल को मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, तमस उपन्यास के लेखक कौन हैं? तमस उपन्यास के लेखक कौन हैं? तो तमस उपन्यास के जो लेखक हैं वो हैं भीष्म साहनी। 1857 के विद्रोह को किस उर्दू कवि ने देखा था? मीर तकी मीर, जोक, गालिब या फिर इकबाल? तो 1857 का जो विद्रोह हुआ था वो उर्दू कवि देखे थे गालिब। अगला प्रश्न है, हमारे संविधान के किस भाग में 3 सोपानों में पंचायतें बनाने की परिकल्पना की गई है? तो पंचायती से संबंधित भाग 9 में। कौन सा भाग में? भाग 9 में। अगला प्रश्न है, अखिल भारतीय किसान सभा के प्रथम सत्र की अध्यक्षता किसने की थी? तो अखिल भारतीय किसान सभा के प्रथम सत्र की जो अध्यक्षता है वो स्वामी सहजानंद के द्वारा किया गया था। किनके द्वारा? स्वामी सहजानंद के द्वारा।
नेक्स्ट प्रश्न है, जेल में भूख हड़ताल के कारण जिस स्वतंत्रता संग्राम सेनानी की मृत्यु हुई वो कौन थे? भगत सिंह, बिपिन चंद्रपाल, जतिन दास या फिर एससी बोस? तो वो कौन थे? वो थे जतिन दास। अगला प्रश्न है, गांधी के निम्नलिखित अनुयायियों में से कौन पेशे से एक शिक्षक था? एन सिंह, ब्रिज किशोर प्रसाद, जेबी कृपलानी या फिर राजेंद्र प्रसाद? तो पेशे से शिक्षक थे राजेंद्र प्रसाद। अगला प्रश्न है, राज्यसभा के चुनाव के लिए अपेक्षित न्यूनतम आयु कितनी होती है? 25 वर्ष, 32 वर्ष, 30 वर्ष या फिर 35 वर्ष? तो राज्यसभा के लिए हम लोग नॉमिनेट के लिए बात करते हैं तो 30 वर्ष। राज्यसभा के साथ साथ जो विधान परिषद होता है, इस विधान परिषद के लिए भी 30 वर्ष। और विधान परिषद से आप लोग को ये याद रखना है कि भारत के सिर्फ मात्र 6 ही राज्य है जहाँ के अभी में द्विसदनीय सदनात्मक है, जहाँ पे विधानसभा भी है और विधान परिषद भी है। तो वो 6 राज्य कौन कौन से हैं? पेयर्स जोड़े से रिलेटेड आप लोग को याद कर लेना है, जोड़ा जोड़ा बना करके। एक आप लोग का जोड़ा यूपी और बिहार का जोड़ा बनेगा, एक आप लोग का कर्नाटक और महाराष्ट्र का जोड़ा बनेगा, और एक आप लोग का आंध्र प्रदेश और तेलंगाना का जोड़ा बनाना है। तो ये जो 6 राज्य हैं आप लोग के कौन कौन से? यूपी, बिहार, कर्नाटक, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना। इन्हीं 6 राज्यों में अभी रिसेंट में भारत में सिर्फ विधान परिषद है। तो यहाँ पे द्विसदनात्मक विधानसभा के साथ साथ विधान परिषद भी है। तो राज्यसभा के लिए न्यूनतम 30 वर्ष, 35 वर्ष जो कि राज्यपाल के लिए, राष्ट्रपति के लिए और उपराष्ट्रपति के लिए। राज्यपाल के लिए, राष्ट्रपति के लिए और उपराष्ट्रपति के लिए 35 वर्ष। 25 वर्ष ये आप लोगों का लोकसभा जिसमें कि प्रधानमंत्री ये सब आ जाते हैं, ये 25 वर्ष। पंचायती राज चुनाव के लिए 21 वर्ष और वोट देने का अधिकार ये 18 वर्ष। अगला प्रश्न है, कौन सा, प्रश्न क्या चीज़ है, कौन सा मकबरा द्वितीय राजमहल कहलाता है? तो वो जो मकबरा है वो है रबिया उद दौरानी का मकबरा, जो कि द्वितीय राजमहल के रूप में जाना जाता है। अगला प्रश्न है, साइकिलिंग का खेल परिसर क्या कहलाता है? डायमंड, ग्रीन्स, रिंग या फिर वेलोड्रम? तो साइकिलिंग का जो खेल परिसर होता है उसे वेलोड्रम के नाम से जाना जाता है। भारत में योजना अवकाश की अवधि थी? तो भारत में जो योजना अवकाश है वो 1966 से 1969 के बीच में योजना अवकाश की ये तिथि है। अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं, जो कि अगला प्रश्न हमारा है, बीमा कानून संशोधन विधेयक से विदेशी निवेश की सीमा कर दी गई है। इसकी सीमा कितनी कर दी गई है? 49%। तो 1-2 प्रश्न आप लोग के, और वो जो आप लोग का प्रश्न है वो समान ज्ञान में ही देखने को मिलेगा, जनरल नॉलेज में, जो कि उटपटांग से प्रश्न पूछ दिए जाएंगे। बट उसको प्रश्न को देख करके आप लोग को घबराना नहीं है। वो यदि आपके लिए उटपटांग प्रश्न है तो एग्जामिनेशन में जितने हॉल में जितने भी कैंडिडेट बैठे हैं सबके लिए वो पेचीदा पेचीदा ही प्रश्न है। तो एक प्रश्न को देख करके आप लोग को अपना जो भी माइंड सेटअप है वो कतई घबराना नहीं है। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं, राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन किस तिथि को हुआ था? राष्ट्रीय विकास परिषद की यदि हम लोग बात करते हैं, इसका स्थापना किस वर्ष किया गया था? 6 अगस्त 1952 ईस्वी को। अगला प्रश्न है, यदि पंचायत भंग होती है तो किस अवधि के अंदर निर्वाचन होंगे? यदि किसी कारणवश पंचायत जो है ये भंग हो जाता है तो 6 माह के अंदर में फिर से चुनाव कराने का ये अधिकार होता है। अगला प्रश्न है, भारत में सबसे बड़ा जनजातीय समूह? तो भारत में जो सबसे बड़ा जनजातीय समूह की बात करते हैं, भारत में जो सबसे बड़ा जनजातीय समूह है वो भील, गोंड, संथाल या फिर थारू जनजाति का है। भारत में सबसे बड़ी जो जनजातीय समूह है वो है भील का, दूसरे नंबर पे गोंड और तीसरे नंबर पे संथाल। बट झारखंड में पहले नंबर पे संथाल। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 370 संबंधित है? तो जो अनुच्छेद 370 है ये जम्मू कश्मीर से संबंधित रखता है। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित उच्च न्यायालयों में से कौन एक से अधिक राज्य केंद्र शासित प्रदेश के लिए है? तो वो कौन सा है? बम्बई हाईकोर्ट, जो कि एक से अधिक राज्य केंद्र शासित के लिए है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य केवल अकेले किया जाता है? तो वो जो नृत्य है वो है मोहिनी अट्टम नृत्य। कौन सा नृत्य? मोहिनी अट्टम नृत्य। इन नृत्यों की यदि हम लोग बात करते हैं तो ये नृत्य आप लोग के, जैसे कि भरतनाट्यम, तो भरतनाट्यम ये आप लोग का तमिलनाडु का क्लासिकल शास्त्रीय नृत्य है। कुचिपुड़ी ये आप लोग का आंध्र प्रदेश का हो जाता है। उड़ीसा ये तो आप लोग का उड़ीसा का ही हो जाता है, उड़ीसी।
मोहिनी अट्टम बात करते हैं तो मोहिनी अट्टम ये आप लोग का केरल और आंध्र प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य मोहिनी अट्टम हो जाता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत में रबी फसल नहीं है? गेहूं, जौ, रेपसीड या फिर जूट? तो भारत में जो रबी फसल नहीं है वो है जूट। मोंगियापत्तन किस राष्ट्र से स्थित है? मोंगियापत्तन किस राष्ट्र में स्थित है? श्रीलंका, बांग्लादेश, भूटान या फिर भारत? तो मोंगियापत्तन ये बांग्लादेश में अवस्थित है। अगला प्रश्न है, शब्द ट्राई ब्रेकर किस खेल से संबंधित रखता है? शब्द क्या चीज है? ट्राई ब्रेकर। तो ट्राई ब्रेकर फुटबॉल और हॉकी दोनों खेल से संबंधित रखता है। निम्नलिखित में से कौन फार्मूला 1 से संबंधित खिलाड़ी है? फार्मूला 1 खेल से संबंधित रखने वाले जो खिलाड़ी हैं वो है नारायण कार्तिकेयन। विश्व पर्यटन दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व पर्यटन दिवस की बात करते हैं ये 27 सितंबर को मनाया जाता है। निम्नलिखित में से कौन एक देव नृत्य है? इनमें से कौन सा नृत्य जो कि देव नृत्य है? कथकली, मोहिनीअट्टम, भांगड़ा या फिर कुचिपुड़ी? तो वो नृत्य है कुचिपुड़ी। कौन सा नृत्य? कुचिपुड़ी, जो कि आंध्र प्रदेश का है। कथकली ये आप लोग का केरल का है कथकली। मोहिनीअट्टम की बात करते हैं तो मोहिनीअट्टम केरल और आंध्र प्रदेश का है, पंजाब का है भांगड़ा। अगला प्रश्न है, संविधान के किस संशोधन के अंतर्गत अन्य पिछड़ा वर्ग को शिक्षण संस्थानों में प्रवेश हेतु 27% का आरक्षण दिया गया है? तो वो अमेंडमेंट एक्ट है, 93वां अमेंडमेंट एक्ट। अगला प्रश्न है, राज्यपाल को पद गोपनीयता की शपथ कौन दिलाता है? तो राज्यपाल को जो पद गोपनीयता की ये शपथ है जो कि उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश यानी कि हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश दिलवाते हैं। राष्ट्रपति को सर्वोच्च सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश दिलाते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित राष्ट्रों में कौन एक ब्रिक्स का सबसे अंत में सम्मिलित किया गया राष्ट्र है? ब्रिक्स, BRICS। तो अंतिम देश कौन सा है? साउथ अफ्रीका। कहने का तात्पर्य है दक्षिण अफ्रीका। अगला प्रश्न है, ब्रेटन वुड्स सम्मेलन में किन संस्थानों की स्थापना की? तो ब्रेटन वुड्स सम्मेलन ने किन संस्थानों की स्थापना की है? तो वो संस्थान है IMF और IBRD, यानी कि ए और दो बोथ, यानी कि पहला और दूसरा दोनों को। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होती है? प्रधानमंत्री के प्रति, राष्ट्रपति के प्रति, राज्यसभा के प्रति या फिर लोकसभा के प्रति? तो जो मंत्रिपरिषद है ये सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसको भारतीय संविधान की आत्मा कहा गया है? भारतीय संविधान की आत्मा, जिसे कि संवैधानिक उपचार का अधिकार, जो कि अनुच्छेद 32 में है, इसे कहा गया है। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्न में से किस राज्य ने सर्वप्रथम लोकायुक्त संस्था की स्थापना की है? राजस्थान, महाराष्ट्र, बिहार या फिर गुजरात? तो सर्वप्रथम लोकायुक्त संस्था की स्थापना जो कि महाराष्ट्र राज्य के द्वारा किया गया है। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस आयोग समिति ने स्थानीय संस्था ओम्बुड्समैन बनाने का सुझाव दिया है? तो ये सुझाव दिया गया है प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग की तरफ से। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, लोकसभा सचिवालय प्रत्यक्ष रूप से किसकी देखरेख में कार्य करता है? लोकसभा सचिवालय प्रत्यक्ष रूप से किसकी देखरेख में कार्य करता है? तो लोकसभा अध्यक्ष के देखरेख में कार्य करता है। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न में से किसकी नियुक्ति राज्य के राज्यपाल नहीं करते हैं? मुख्यमंत्री की करते हैं, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति नहीं करते हैं, हाईकोर्ट के जो न्यायाधीश होते हैं इनकी नियुक्ति ये राज्यपाल नहीं करते हैं। अगला प्रश्न है, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत शिक्षण संस्थानों में, जिसमें गैर सरकारी व गैर अनुदान प्राप्त भी सम्मिलित है, अन्य पिछड़ों, अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति हेतु आरक्षण की सुविधा प्रदान की गई है? वो अनुच्छेद है अनुच्छेद 15 का 5। अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं, 86वें संविधान संशोधन द्वारा प्रस्तावित शिक्षा का अधिकार किस वर्ष से लागू किया गया? किस वर्ष से लागू किया गया? प्रश्न को यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, किस वर्ष लागू किया गया? तो ये जो लागू है वो 2010 ईस्वी में किया गया, बट ये जो अधिनियम है, अधिनियम ये पारित आप लोग का 2002 ईस्वी में ही किया गया था। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, रूस में साम्यवाद की स्थापना कब हुई थी? तो रूस में जो साम्यवाद की स्थापना है वो 1898 ईस्वी में हुई थी। अगला प्रश्न है, डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो डिस्कवरी ऑफ इंडिया के पुस्तक के जो लेखक है वो हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू।
निम्न में से किसके अंतर्गत भारतीय संविधान सभा का गठन किया गया था? तो भारतीय संविधान सभा का जो गठन है वो कैबिनेट मिशन 1946 के तहत किया गया था। कैबिनेट मिशन 1946 के तहत किया गया था। अगला जो सेक्शन अब हमारा आता है वो समान ज्ञान साइंस का सेक्शन आता है। तो चलिए इसके प्रश्न को प्रारंभ करते हैं। पहला प्रश्न है, किसी तत्व के रासायनिक गुण निम्नलिखित में से कौन तय करता है? तो तत्वों का जो रासायनिक गुणधर्म है वो तय करता है इलेक्ट्रॉन। कौन करता है? इलेक्ट्रॉन। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। ऑडियो और वीडियो टेप, ऑडियो और वीडियो टेप पर कौन सा रासायनिक पदार्थ का लेप रहता है? तो ऑडियो और वीडियो टेप पर आयरन ऑक्साइड का लेप चढ़ा होता है। किसका लेप? आयरन ऑक्साइड का। यदि किसी प्रतिरोधक तार को लंबा किया जाए तो उसका प्रतिरोधक क्या होता है? इसे जाने से पहले हम लोग को यहाँ पे यदि आप लोग को एक फॉर्मूला याद रहता है तभी आप इस फॉर्मूले के तहत, चूँकि ये डायरेक्टली आप लोग को क्वेश्चन बेस्ड कहीं पे भी देखे नहीं होंगे, ये फार्मूला बेस है, फार्मूला याद रहेगा तभी बनेगा। फार्मूला क्या चीज़ होता है? प्रतिरोधक का। तो रेसिस्टेंस का जो फार्मूला होता है वो, चलिए यहाँ पे हम लोग फार्मूला देख लेते हैं। फार्मूला होता है R इज इक्वल टू रो एल बट्टा में ए। ये प्रतिरोधक का फार्मूला R इज इक्वल टू रो एल बट्टा में ए। तो रो और एल के साथ ये आप लोग का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। बट यहाँ पे यदि हम लोग बात करते हैं R इज इक्वल टू रो एल बट्टा में ए, एरिया जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन होता है, जो मोटाई होता है, इसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। जब लंबाई को बढ़ाएंगे तो प्रतिरोधकता भी हमारा बढ़ेगा। जब लंबाई को हम लोग बढ़ाएंगे तो प्रतिरोधकता भी हमारा बढ़ेगा। बट यहाँ पे जब एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन को बढ़ाएंगे तो ये जो प्रतिरोधकता है ये हमारा घटेगा। जब देखिए, जब ये इतना मोटा हम लोग मान लेते हैं तार है, इसी तार को जब हम लोग इतना मोटा इतना लंबा हम लोग कर देते हैं तो लंबाई इसका L1 है, इसका L2 है। प्रतिरोधकता किसका ज़्यादा होगा? तो L2 का। चूँकि ये लंबाई के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। लंबाई को जितना बढ़ाते चले जाएंगे हम लोग, प्रतिरोधकता हमारा उतना ही बढ़ता चला जाएगा। बट यहीं पे यदि हम लोग बात करते हैं एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन को लेकर के, कि सबसे पहले मान लिया जाए एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन किस प्रकार हम लोग देख सकते हैं। हाँ, मान लिया जाए इतना मोटा का आप लोग का एक तार है, तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इसका चौड़ाई देखिए इतना है। जब यही तार को हम लोग इतना पूरा मोटा कर देते हैं, इतना मोटा, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन देखिए इसका इतना बढ़ गया। तो यहाँ पे यदि प्रतिरोधकता की बात करते हैं तो प्रतिरोधकता सबसे ज़्यादा किसका प्रतिरोधक होगा? इसका प्रतिरोधक सबसे ज़्यादा होगा। क्योंकि एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन जितना जिसका कम होगा, मोटाई जिसका जितना कम होगा उतना ही उसका प्रतिरोधक अधिक होगा। तो बस एक फार्मूला आप लोग को याद रखना है, R इज इक्वल टू रो एल बट्टा में ए। तो इस प्रकार बहुत सारे प्रश्न हैं जो कि फार्मूला बेस्ड पूछे जाते हैं। तो वो आप लोग के, जैसे कि काइनेटिक एनर्जी हो गया, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ mv²। यहाँ से आप लोग का पूछ लिया जाता है कि वेलोसिटी में वृद्धि करने पर, दोगुना करने पर क्या हो जाता है काइनेटिक एनर्जी। ठीक उसी प्रकार पोटेंशियल एनर्जी mgh, जब इसमें हम लोग हाइट को वृद्धि करते हैं तो क्या परिवर्तन होता है। और एक फार्मूला आप लोग सरल लोलक, ये भी काफ़ी प्रचलित है, T इज इक्वल टू 2π√L बट्टा में जी। जो सरल लोलक की घड़ी है, सरल लोलक, तो उसमें लंबाई जब वृद्धि कर दिया जाता है, दोगुना कर दिया जाता है, चरगुना कर दिया जाता है, तो उसके टाइम पीरियड में, आवर्तकाल में क्या परिवर्तन देखने को मिलता है। तो यहाँ पे प्रश्न क्या पूछा गया है कि यदि हम लोग प्रतिरोधक की तार की लंबाई को लंबा करते हैं तो उसके साथ क्या देखने को मिलता है? जितना लंबा करेंगे उसका प्रतिरोधक और बढ़ता चला जाएगा। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन ठोस नहीं है? इनमें से ठोस नहीं है तो पारद। इनमें से देखिए, पारा एक होता है जो कि धातु होते हुए भी ये आप लोग का ठोस नहीं होता है, बल्कि ये द्रव अवस्था में पाया जाता है और इसे हम लोग क्विक सिल्वर के नाम से भी जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? तो इसे हम लोग क्विक सिल्वर के नाम से भी जानते हैं। किसको? पारा को। सूचक क्या चीज़ हो जाता है? Hg। और यही आप लोग का बैरोमीटर और जो थर्मामीटर पाठ्यांक होता है उसमें भी द्रव अवस्था में ये पारा ही उपस्थित होता है। अगला प्रश्न है, अति मुलायम खनिज टॉल्क मुख्यतः है। तो जो टॉल्क होता है ये क्या चीज़ होता है? टॉल्क मैग्नीशियम सिलिकेट होता है। नेक्स्ट प्रश्न है, बर्तन बनाने में प्रयुक्त जर्मन सिल्वर एक एलॉय है। जर्मन सिल्वर किसका मिश्रण होता है? तो जर्मन सिल्वर जो कि कॉपर, जिंक और निकेल का मिश्रण होता है। विरंजक चूर्ण के लिए कौन सा कथन असत्य है? देखिए, प्रश्न में कई बार विरंजक चूर्ण का डायरेक्टली सूत्र भी पूछ लिया जाता है। तो विरंजक चूर्ण सबसे पहले
बनने की परिघटना को देख लेते हैं। बुझा हुआ चूना से आप लोग परिचित होंगे। बुझा हुआ चूना मीन्स कहने का तात्पर्य है CaOH का होल ट्वाइस। इसमें जब हम लोग क्लोरीन गैस को प्रवाहित करते हैं तो ये देता है CaOCl2। CaOCl का होल ट्वाइस ये जो हम लोग देखते हैं कैल्शियम ऑक्साइड क्लोरीन CaOCl2, यही हो जाता है विरंजक चूर्ण। ये बनता कैसे है तो बुझा हुआ चूना जो CaOH कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होल ट्वाइस में जब क्लोरीन गैस को हम लोग प्रवाहित करते हैं तो ये CaOCl2 हम लोग को देता है। तो इससे से रिलेटेड यहाँ पे पूछा गया कौन सा कथन यहाँ पे असत्य है। सबसे पहला जो ऑप्शन नंबर ए में है यही हमारा यहाँ पे असत्य कथन है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हम लोग। प्रश्न क्या है, नाभिकीय रिएक्टरों में न्यूट्रॉन नियंत्रक के रूप में क्या प्रयोग किया जाता है। तो नाभिकीय रिएक्टरों में न्यूट्रॉन नियंत्रण के रूप में, किसके रूप में, न्यूट्रॉन के नियंत्रक के रूप में। तो न्यूट्रॉन नियंत्रक के रूप में यूज किया जाता है कैडमियम और बोरॉन को। किसका यूज किया जाता है, कैडमियम और बोरॉन का। यहाँ पे आप लोग को एक और प्रश्न पूछा जाता है भारी जल और ग्रेफाइट से रिलेटेड। तो भारी जल और ग्रेफाइट का प्रयोग किया जाता है मंदक के रूप में। वहीं बात करते हैं यदि हम लोग सोडियम हो गया और पोटेशियम हो गया, ये आप लोग का शीतलक के रूप में यूज किया जाता है। किसके रूप में, शीतलक के रूप में। अगला प्रश्न है लूनर कास्टिक। लूनर कास्टिक का रासायनिक सूत्र। तो लूनर कास्टिक का रासायनिक सूत्र हो जाता है सिल्वर नाइट्रेट। नेक्स्ट प्रश्न है नागासाकी पर संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा गिराए गए परमाणु बम में किसका प्रयोग किया गया था। नागासाकी, किसमें, नागासाकी में। तो नागासाकी में सबसे पहले यहाँ पे दो काफ़ी प्रश्न पूछे जाते हैं, एक तो हिरोशिमा और नागासाकी। एक तरफ हम लोग चलिए देखते हैं हिरोशिमा और एक तरफ हम लोग देखते हैं नागासाकी। सबसे पहले हिरोशिमा में आप लोग का 6 अगस्त 1945 को गिराया गया था। नागासाकी में 9 अगस्त 1945 ईस्वी को बम गिराया गया था। सबसे पहले हिरोशिमा में 6 अगस्त 1945 को, उसके बाद नागासाकी में 9 अगस्त 1945 को। जो हिरोशिमा में गिराया गया था उस बम का नाम था लिटिल बॉय। काची नाम था, लिटिल बॉय। और जो यहाँ पे नागासाकी में इसका नाम था फैटमैन। अब बात करते हैं जिसका यूज किया गया था। तो जो हिरोशिमा में यूज किया गया था उसका यूज किया गया था यूरेनियम 235, यूरेनियम 235 का, यूरेनियम 235 हिरोशिमा में यूरेनियम 235 का, और जो नागासाकी में वो प्लूटोनियम 239 का यूज किया गया था। तो यहाँ पे देखिए कितने प्रकार के प्रश्न। सबसे पहले हिरोशिमा में, उसके बाद बम का नाम लिटिल बॉय और यूरेनियम 200, यानी कि एक तरफ से 3 प्रश्न और इधर से आप लोग के 30 प्रश्न। यहाँ से सिर्फ आप लोग के 6 प्रश्न पूछ लिए जा सकते हैं। तो इस प्रकार जब भी आप लोग प्रैक्टिस सेट करते हैं तो कोशिश कीजिएगा कि इसी प्रकार जो भी ऑप्शन में दिए रहते हैं या फिर हम लोग जितना अधिक से अधिक लिंक कर सकते हैं एक चीज़ को दूसरे चीज़ से, उतना रिकॉल करने का आप लोग प्रयास कीजिएगा। जब इस प्रकार एक दूसरे से लिंक करके हुए आप लोग प्रैक्टिस सेट को एनालिसिस करते हैं तो आप देखिएगा कि धीरे धीरे आप 1-2 प्रैक्टिस सेट में आपके अंदर में इतनी निखार ही आ जाएगी, आपके अंदर में इतना निखार बनता चला जाएगा कि आते आते जो चौथा प्रैक्टिस सेट है, 5वां प्रैक्टिस सेट है, उसमें आप लोगों का जो प्रश्नों की संख्या है सही का, वो आप लोग का सही का वेटेज काफ़ी मात्रा में आप लोग के बढ़ते चले जाएंगे। लेकिन ये होगा कब, ये तभी संभव हो पाएगा जब आप लोग प्रैक्टिस सेट को करते हैं तो उसको कंप्लीट एनालिसिस कीजिएगा तब। अब ये नहीं कि क्वेश्चन दिया गया है ऑप्शन टिक मारते हैं चले, 4 गलत हुआ 10 सही हुआ, इतने हम लोगों ने छोड़ दिया, स्किप कर दिया, चलते हैं अब दूसरा प्रश्न, दूसरा प्रैक्टिस सेट की ओर। तो वैसा नहीं करना है। भले आप प्रैक्टिस सेट की संख्या कम ही रखिए, 5 ही प्रैक्टिस सेट क्यों ना आप बनाइए, लेकिन उन 5 प्रैक्टिस सेट में यदि प्रैक्टिस सेट 1.5-2 घंटे का है तो उसमें आप लोग को 3 से 4 घंटा समय देना है। जितने प्रश्न गलत हुए, जितने प्रश्न सही हुए, उनके भी सभी ऑप्शन को आप लोगों को डील करते हुए चलना है। अगला प्रश्न है निम्न में से किस पेड़ को अपनी वृद्धि के लिए सर्वाधिक मात्रा में जल की आवश्यकता होती है। तो वो पेड़ है यूकेलिप्टस, जिसमें वृद्धि के लिए काफ़ी जल की आवश्यकता होती है। अगला प्रश्न है फलों के मीठे स्वाद का कारण होता है लैक्टोज, फ्रुक्टोज, मल्टोज या फिर राइबोज। तो फल के जो मीठे स्वाद का कारण होता है वो होता है फ्रैक्टोज। 4D है, 2,4-D क्या है, तो 2,4-D ये एक प्रकार का आप लोग का खरपतवार नाशी है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। कोशिका विभाजन में मदद करने वाला पादप हार्मोन है, किसमें, कोशिका विभाजन में। तो पादप में कोशिका विभाजन में जो सहायक
हार्मोन होता है वो साइटोकाइनिन हार्मोन। यहाँ पे यदि हम लोग बात करते हैं ऑक्सिन हार्मोन की, तो ऑक्सिन हार्मोन ये भी आप लोग का वृद्धि से ही संबंधित रखता है। जिब्रेलिन ये लंबाई वृद्धि में ये काम करता है हार्मोन। और एब्सिसिक एसिड की बात करते हैं तो जो पौधे के पत्ते हैं वो पीलापन होकर के झड़ जाते हैं, तो पीलापन होने का जो कारण है वो एब्सिसिक एसिड ही होता है। अगला प्रश्न है, वह यंत्र जिसके द्वारा तने की वृद्धि दर सही रूप से नापी जाती है, तो वो यंत्र है ऑक्सीजनोमीटर। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी बायोडीजल का फसल है, तो बायोडीजल का जो फसल है वो है जेट्रोफा। यहाँ पे आप लोग को जो है वो कि आप लोग को यहाँ पे ऑप्शन को एलिमिनेट करते हुए इस प्रश्न को आप लोग को बनाने का यहाँ पे था। अगला प्रश्न है, वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम पारित किया गया था। वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम ये 1972 ईस्वी में पारित किया गया। निम्नलिखित ऊर्जा स्रोतों में कौन सा पर्यावरण को स्वच्छ रखने के लिए सर्वोत्तम है, तो पर्यावरण को शुद्ध रखने के लिए वो है सौर सेल। और सौर सेल यहाँ पे आप लोग सिलिकॉन का ये बना होता है, ये काफ़ी बार भी प्रश्न प्रचलित पूछा गया है। निम्नलिखित में से कौन प्रदूषण संकेतिक पौधा है, तो लाइकन की बात करते हैं। लाइकन यहाँ पे आप लोग का प्रदूषण संकेतिक पौधा है, जो कि आप लोग का शैवाल और कवक के बीच की कड़ी ये लाइकन होती है। अगला प्रश्न है, जैव विविधता का सबसे महत्वपूर्ण पहलू है, तो जैव विविधता का जो सबसे महत्वपूर्ण पहलू है वो है पारिस्थितिकी तंत्र का निर्वहन। अगला हमारा टॉपिक आ जाता है कंप्यूटर का सेक्शन। तो चलिए प्रश्नों को प्रारंभ करते हैं। लैन का अर्थ क्या होता है, LAN, लैन का फुल फॉर्म क्या हो जाता है, लोकल एरिया नेटवर्क। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं, एक्सेल में पूरी रो को छुपाने के लिए शॉर्टकट की कौन सी यूज की जाती है। एक्सेल में पूरी रो को छुपाने के लिए Ctrl+9 का प्रयोग किया जाता है। किसका, Ctrl+9 का। www निम्नलिखित में से लिखा जाता है। www का फुल फॉर्म जो कि पूछा गया है, तो www का फुल फॉर्म हो जाता है वर्ल्ड वाइड वेब। अगला प्रश्न है, मैक्रोज निम्नलिखित में से किस मेन्यू के रन या एग्जीक्यूट किए जाते हैं। मैक्रोज निम्नलिखित में से किस मेन्यू से रन या एग्जीक्यूट किए जाते हैं, तो वो जो मेन्यू होता है वो होता है टूल्स से। अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं, जो कि अगला प्रश्न हमारा है, यदि किसी कंप्यूटर में एक से अधिक प्रोसेसर हो तब यह निम्नलिखित नाम से जाना जाता है, यूनी प्रोसेसर, मल्टी प्रोसेसर, मल्टी थ्रेडेड या फिर मल्टी प्रोग्रामिंग। तो किस नाम से जाना जाता है उस केस में, मल्टी प्रोसेसर के नाम से। सॉफ्टवेयर प्रोग्राम में त्रुटि को कहा जाता है, सॉफ्टवेयर प्रोग्राम में त्रुटि को क्या चीज़ कहा जाता है, तो सॉफ्टवेयर प्रोग्राम में त्रुटि को बग से संबोधित किया जाता है। जावा को कहा जाता है, तो जावा एक प्रकार की हाई लेवल लैंग्वेज होती है। निम्नलिखित में से क्या दूरसंचार यंत्र का एक उदाहरण है, निम्नलिखित में से क्या दूरसंचार का एक उदाहरण है, तो दूरसंचार का एक उदाहरण है मॉडेम। मॉडेम का कई बार फुल फॉर्म पूछ लिया जाता है, तो मॉड्यूलेटर और डीमॉड्यूलेटर, जो कि मॉडेम का फुल फॉर्म हो जाता है। चैट क्या है, चैट क्या है, तो चैट की यदि हम लोग बात करते हैं, चैट एक प्रकार का एक रियल टाइम टाइम कन्वर्सेशन है। अगला प्रश्न है, गोपनीय कोड जो कुछ प्रोग्रामों में प्रविष्ट प्रतिवादित करता है, पासवर्ड, पासपोर्ट, एंटी कोड या फिर एक्सेस कोड, तो वो क्या चीज़ होता है, पासवर्ड होता है। नेक्स्ट प्रश्न है, इंटरनेट पर गवर्नर से सूचना पाने के कंप्यूटर के प्रोसेसर को कहते हैं, तो उसे क्या चीज़ कहते हैं, डाउनलोडिंग कहते हैं। यदि पहले सेव किया गया फाइल एडिट किया जाए तब, जो पहले से फाइल सेव है यदि उसको एडिट करते हैं तो परिवर्तन को रीस्टोर, जो परिवर्तन एडिट करते हैं उसको यदि स्टोर करना है तो फाइल को फिर से सेव करना होता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, फाइल एक्सटेंशन किस लिए इस्तेमाल होते हैं, फाइल एक्सटेंशन किस लिए इस्तेमाल होते हैं, तो फाइल एक्सटेंशन है जो कि वो फाइल टाइप को आइडेंटिफाई करने के लिए फाइल एक्सटेंशन का प्रयोग किया जाता है। स्प्रेडशीट प्रोग्राम में संबंध वर्कशीट व डॉक्यूमेंट होती है। इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, वर्कबुक। अगला प्रश्न है, किसी विशिष्ट कार्य को करने के लिए कौन सी कुंजी दूसरी कुंजी के साथ कॉम्बिनेशन में प्रयुक्त की जाती है, तो वो कुंजी है CTRL मीन्स कंट्रोल। नेक्स्ट प्रश्न है, एक प्रकार के सस्ते कैमरे होते हैं जो कंप्यूटर के साथ लगे रहते हैं और उनका उपयोग वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, वीडियो चैटिंग और लाइव वेब ब्रॉडकास्ट के लिए होता है, तो वो क्या चीज़ होता है, वे होते हैं वेब कैम्स। क्या चीज़ होते हैं, वेब कैम्स।
अगला प्रश्न है OCR का पूर्ण रूप। OCR का फुल फॉर्म क्या चीज हो जाता है? ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन। अगला प्रश्न है से गेम खेलना आसान होता है। तो जॉयस्टिक होता है जिससे गेम खेलना आसान होता है। सॉफ्ट कॉपी एक आउटपुट है। तो हार्ड कॉपी क्या है? तो हार्ड कॉपी क्या है? हार्ड कॉपी एक प्रिंटेड आउटपुट है। HTTP सर्वर के लिए डिफ़ॉल्ट पोर्ट नंबर क्या है? तो HTTP सर्वर के लिए जो डिफ़ॉल्ट पोर्ट नंबर है वो है 80। क्या चीज़? 80।